In the last lecture, we were discussing how to formulate the cost function, revenue function, and thus profit function. And from this profit function, how to find the break-even point, how to find the profit, how to find the loss. तो हम सेक्शन 5.1 देख रहे थे. ये सेक्शन 5.1 है और इसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे सारे. इसमें आपको याद होगा ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था आपने, 5 माइक्रो कंप्यूटर मॉडल का था, ये कर लिया था. आज इसका आर्टिकल को वाइंड अप करते हैं. क्वेश्चन 6 भी डिस्कस कर लिया था और बल्कि 8 और 9 भी डिस्कस कर लिया था हमने. जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो रह गया था. ये भी पेपर में बारहा आया हुआ है, तो लिहाजा इसको पढ़िए. और टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है. टारगेट क्या है? क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या फाइंड करना है आपने, क्या क्या कंप्यूट करना है, कुछ पता है? कॉस्ट फंक्शन बनाना है, कॉस्ट फंक्शन बनाना है और रेवेन्यू फंक्शन बनाना है. प्रॉफिट तो खुद ही उससे बन जाएगा. तो क्वेश्चन को पिक कीजिए, इसमें से रेवेन्यू और कॉस्ट पिक कीजिए. पढ़िए जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 7. जी यस सर. रेवेन्यू फंक्शन क्या है? 0.33 एक्स पर मिली सर. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. और कॉस्ट फंक्शन क्या है? वेरिएबल है 0.18 पर मिल और फिक्स है सर 15,000. कुछ सही बनाया है आपने. ये है ऑटोमोबाइल लीजिंग कंपनी. ऑटोमोबाइल लीजिंग कंपनी को जो रेवेन्यू मिलेगा वो गाड़ियां लीज करने से मिलेगा. ये लीजिंग कंपनी है, इसको रेवेन्यू मिलेगा गाड़ियां लीज करने से. अ कार लीजिंग एजेंसी परचेज न्यू कार ईच ईयर. हर साल नई गाड़ी खरीदती है. भाई भले से खरीदे, जब नई गाड़ी खरीदेगी तो पैसे जेब से जाएंगे, आएंगे नहीं. ईच ईयर, हर साल. फॉर यूज इन द एजेंसी, एजेंसी के काम से नई गाड़ियां खरीदते हैं हर साल. द कार कॉस्ट 15,000 न्यू, और वो गाड़ी 15,000 की आती है नई. यानी नई गाड़ी इन्होंने 15,000 की खरीदी. तो ये जेब में पैसे आए या गए? सर गए. तो इसका मतलब ये कॉस्ट में आ गया. दे आर यूज फॉर 3 years, 3 साल इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर विच दे आर सोल्ड फॉर द $4,500. 3 साल इस्तेमाल करने के बाद 4,500 की बेच देते हैं. तो गाड़ी कितने की पड़ी इनको? 15,000 की खरीदी, 4,500 की बेचती, तो कितने की पड़ी? कितने की पड़ी गाड़ी भाई? 10,500 सर. 10,500 की गाड़ी पड़ी, यानी कि 10,500 रुपए इनके हो गए फिक्स कॉस्ट. अच्छा. प्लस द ऑनर ऑफ द एजेंसी एस्टिमेट्स दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कार. जब गाड़ी आप अपनी एजेंसी में चलाएंगे 3 साल अपने काम से, तो किस पे चलेगी? तेल पानी पे चलेगी ना. पानी किस पे? पेट्रोल पे चलेगी ना. तो एक्सक्लूसिव ऑफ गैसोलीन आर $0.18 पर माइल. ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, $0.18 पर माइल. तो वेरिएबल कॉस्ट ये हो गई. तो ये हो गया आपका सी ऑफ एक्स. ये तो सारी कॉस्ट हो गई. अब गाड़ियों को जो इस लीजिंग एजेंसी को रेवेन्यू मिलेगा वो गाड़ियां लीज करने से मिलेगा. कार आर लीज्ड फॉर ए फ्लैट फीस ऑफ $0.33
डॉलर पर माइल। गाड़ियां इस हिसाब से लीज की जाती हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या बन गया? आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0.33x। ये रेवेन्यू फंक्शन बन गया, ये कॉस्ट फंक्शन बन गया। तो ए पार्ट में पूछ रहा है फॉर्मुलेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो भाई रेवेन्यू फंक्शन तो आपने बना दिया। कोई बताएगा इसमें लेट क्या करेंगे? लेट एक्स क्या होगा? लेट कहां से करते हैं? सर जो पूछा जाता है उसको लेट करते हैं सर। तो उसमें से पढ़ के बताओ लेट क्या करना है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स। एक्स जो है वो नंबर ऑफ माइल्स है। तो रेवेन्यू फंक्शन बना लिया। फिर आगे बी पार्ट पे कह रहा है टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो भाई कॉस्ट फंक्शन भी बना लिया। फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन, तो भाई माइनस करके बना लेंगे। चौथे में क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रॉफिट इफ द कार आर लीज फॉर 60,000 माइल्स फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए काम हो रहा है सारा, तो इसका कोई अहमियत नहीं है। वो 3 साल का है या 5 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60,000 मील के लिए गाड़ी लीज की है तो कितना प्रॉफिट होगा? तो क्या पी दिया है, एक्स दिया है? यस सर, एक्स दिया है सर। क्या दिया है और क्या पूछ रहा है ये बता दो जल्दी से। सर एक्स दिया है, पी पूछ रहा है सर। और ई पार्ट में क्या पूछ रहा है? ठीक है, आज सिर्फ सीआर बैठा हुआ है क्लास में, क्या कोई और नहीं है क्या? सर ये पार्ट में पी दिया हुआ है सर, जीरो प्रॉफिट यानी, और एक्स पूछ रहे हैं सर। एक्स पूछ रहा है और दिया हुआ क्या है? ब्रेक इवन दिया हुआ है, जीरो प्रॉफिट। पी जीरो दिया हुआ है ना। तो ये सवाल देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार रहा आया है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। हमने फॉर्मुलेट तो कर लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन दिखा दें ताकि इसको वाइंड अप करें एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स लीज्ड। रेवेन्यू फंक्शन आपने बना लिया 0.33x। कॉस्ट फंक्शन आपने बना लिया 0.18x और 15,000 में 4.5 निकाले 10,500 की पड़े। प्रॉफिट फंक्शन आपको पता है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। रेवेन्यू पुट कर दिया, माइनस एज इट इज, कॉस्ट पूरे फंक्शन को पुट कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.33x में से 0.18x निकाल दीजिए तो 0.15x आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस ही आ गया। तो डी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि 60,000 मील के लिए यूज की जाए, एक्स दिया हुआ है, पी पूछ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर एक्स की जगह पर आप 60,000 पुट कर दीजिए और पी कंप्यूट कर लीजिए इन वन के अंदर। तो वन बिकम्स, इसको पी ऑफ एक्स लिखें या पी लिखें, एक ही बात है। So this implies that P is equal to 0.15 multiplied by 60,000 minus 10,500. So this came out to be this. ये प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है। ये लॉस है सर। तो ये लॉस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 60,000 मील के लिए गाड़ी लीज करेंगे तो आपको तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो माइनस साइन जो है वो लॉस को शो करती है। तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन shows that there is a loss of $1,500 when the car are leased for a 60,000 miles. जब 60,000 मील के लिए गाड़ी को लीज करोगे तो आपको नुकसान होगा $1,500 का। तो कंपनी फिर क्या सोचेगी? नुकसान से कैसे निकलें? तो ब्रेक इवन अचीव होगा कब? जब हम नुकसान से निकलेंगे तो ब्रेक इवन अचीव होगा ना। तो अगले सवाल में पूछ रहा है, पार्ट में पूछ रहा है कि पी जीरो का मतलब क्या है, कि ये वाले लॉस से कैसे निकलना है। तो पी को जीरो पुट करेंगे और एक्स आप निकालेंगे तो -10,500 वहां जाके प्लस हो जाएगा और 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। यानी अगर आप 70,000 मील गाड़ी लीज करेंगे तो फिर आपको जो है आप लॉस से निकल आएंगे। Have you got it? जी सर। साथ साहब जी सर। क्या जी सर, समझ में आया? ये सर समझ में आ गया। अच्छा, ये तीसरा लेक्चर है इस प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर। आज इसको वाइंड अप करना है और ईशा की नमाज भी आज 8:30 हो गई है, तो इसलिए जल्दी आ जाया करो भाई। इतनी देर तक तो आपको बुलाते रहो कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पास पेपर एक दफा फिर देखिए। कैन यू सी द स्क्रीन? जी सर। पास पेपर से आ रहे हैं आप लोग को? जी सर। होल्ड ऑन जी। तो दोबारा से देखते हैं
और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं, है ना? सर पार्ट रह गया था ग्राफ वाला सर। क्या कह रहे हो? सर इसका जो ग्राफ बनाया था ना, डिफाइन द ब्रेक इवन विद हाँ, इसका ग्राफ में भी बना देता हूँ। चलो, ये तो हो गया, नीचे कॉस्ट भी हो गया, ऊपर भी हो गया, तो हो गया। अच्छा, सब्र कीजिए, पहले इसके क्वेश्चन देख लीजिए सारे। कोर्स तुम्हारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी हम कर चुके हैं, ये ब्रेक इवन वाला ये भी कर चुके हैं। अच्छा, प्रॉफिट ये भी हो गया। पास पेपर सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। आवाज से तो लग रहा है कर रहे हैं, जैसी आवाज आ रही है वैसी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सर सॉल्व करने के बाद आपको सेंड करना, चेक करें जवाब सही है या गलत है। हाँ, तो करोगे, कुछ दिखाओगे तो पता चलेगा ना, कुछ करोगे तो सेंड करोगे ना। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 देखिए। वही क्वेश्चन है सर। अरे वही क्या है, कॉस्ट फंक्शन बताओ, वही है अल्लाह के बंदे। रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन पिक करो, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वही है कि दूसरा है। पहले रेवेन्यू फंक्शन बनाओ। जीरो 0.33x सर। शाबाश, 0.33x। अब कॉस्ट फंक्शन बनाओ। सर ये 0.16 प्लस 1100 0.16x प्लस क्या होगा? 11,400 सर। 15,000 की खरीदी, 3,600 की बेच दी, तो माइनस कर दिया तो कितना बचा? 11,400। लिख दो, माइनस फिर कर देना, 15,000 माइनस 3,600। तो ये कॉस्ट फंक्शन भी बन गया, रेवेन्यू भी बन गया। तो प्रॉफिट फंक्शन बना लोगे अब? जी सर। अब पढ़ो, ए पार्ट पे क्या पूछ रहा है। ब्रेक इवन पूछ रहे हैं सर। ब्रेक इवन पूछ रहे सर। तो कैसे निकालोगे ब्रेक इवन? ई को 0 लेंगे सर। ई को 0 पुट करके निकाल लोगे, शाबाश। बी पार्ट पढ़ो। टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट पूछ रहे सर। तो कैसे निकालोगे? पूरा पूरा पढ़ो, पूरा। सर टोटल कॉस्ट तो निकल जाएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से। टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अबे अल्लाह के बंदे, सब कुछ तुम काम कर चुके हो, पूछ रहा ये है व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 years इफ द कार इज लीज फॉर द 50,000। इसके लिए निकालना है सब कुछ। यानी एक्स दिया हुआ है तुम्हें, तो एक्स को 50,000 रेवेन्यू में भी पुट कर दो, एक्स को 50,000 कॉस्ट में भी पुट कर दो, और एक्स को 50,000 प्रॉफिट में भी पुट कर दो। ये पूछ रहा है आपसे। अगर वो ये पूछ रहा होता ना कि व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 year पीरियड, बस यहां तक पूछ रहा होता, फिर तो फंक्शन बनाना था, जो कि बना चुके हो। लेकिन कह रहा है इफ ए कार आर लीज फॉर 50,000 miles। Have you got it? Have you got it? ये कैसे निकाला सर, इसी चीज से सब चीज? अल्लाह के बंदे, पढ़ो बी पार्ट, पढ़ो दोबारा।
पढ़ लिया सर। क्या समझ में आया? बी पार्ट पढ़ा तो क्या टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है सर। पूरा पढ़ो ना अल्लाह के बंदे। पूरा सवाल पढ़ो। सर मील दिए हुए हैं कि 50,000 मील के लिए अगर लीज की जाए तो रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा? तो x इक्वल टू 50,000 जो है, पुट x इक्वल टू 50,000, किससे पुट करोगे? इसको 1 का नाम दे दो, कॉस्ट को 2 का नाम दे दो, प्रॉफिट फंक्शन को 3 का नाम दे दो, जो कि तुम बना लोगे। प्रॉफिट फंक्शन को 3 का नाम दे दो। पुट x इक्वल टू 50,000 इन 1, 2 एंड 3, तीनों में पुट कर दो। तो जब पहले में पुट करोगे तो 1 बिकम्स रेवेन्यू इज इक्वल टू, रेवेन्यू क्या होगा? 0.33, x की जगह पर 50,000 रख दो। 50,000 के लिए पूछ रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरह 2 बिकम्स, समझ में आ गया? कॉस्ट के लिए पुट कर दो। अब वो असल में शुरू में जब पहले पूछ रहा होता था, यहाँ तक पूछ रहा होता था कि व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स। कोई वैल्यू नहीं दी होती थी। अब वैल्यू दी हुई तो अब ये काम करना है। अब कॉस्ट से पुट कर दोगे, c इज इक्वल टू 0.16, x की जगह पे 50,000 पुट कर दो, और माइनस नहीं प्लस 11,400, और इसी तरह प्रॉफिट वाले पुट कर दो, 3 बिकम्स प्रॉफिट वाले पुट कर दो। हैव यू गॉट इट? यस सर। ये काम आज के आज कर लेना भाई, 1 महीने बाद करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। पढ़ो सी पार्ट। बड़ा अच्छा सवाल है सी पार्ट। कौन बताएगा ये? सर जो जवाब आएगा ना सर, इसको x की जगह रख के उसको डिवाइड कर देंगे सर, फिर 50,000। अल्लाह के बंदे, कितनी दफा तुम लोग को बताया है। इससे पहले ये बताओ, ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें लेट एक्स क्या है? पहले तो तुम लेट ही नहीं करते, जब भी तो तुम्हारा ये हाल है। लेट एक्स क्या है पहले तो ये बताओ, छोड़ दो सी पार्ट को। एक्स बताओ क्या चीज है ये? सर x तो उसमें नंबर ऑफ द टोटल प्रॉफिट होगा। क्या हो गया अल्लाह के बंदे, सवाल से पढ़ो। एक्स क्या है? व्हाट इज द ब्रेक इवन माइलेज? एक्स बी द नंबर ऑफ माइलेज, जी, एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स। माइलेज या नंबर ऑफ माइल्स, एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स, एक्स बी द नंबर ऑफ माइलेज या एक्स बी द नंबर ऑफ माइल्स। सही है? तो जी एक्स सर। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ माइल्स है ना। और जी सी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट प्राइस पर माइल। ये सवाल उससे अलग हो गया। आप कुछ याद आ रहा है वो जो एबीसीडी पार्ट किया था तुम लोगों ने? यस सर। जी सर। देखो, सवाल को समझने का तरीका है। सबसे पहले आप लेट करते हैं, ये पहले लेट करना सीखो। एक्स नंबर ऑफ माइल्स की बात कर रहा था, और बी पार्ट के अंदर नंबर ऑफ माइल्स दिए हुए थे, लिहाजा हमने ए वाले को यूज किया और बी के अंदर जवाब सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट में अगर माइल्स की बात कर रहा होता तो हम ऊपर वाले को लेके चलते। अब कह रहे हैं व्हाट प्राइस पर माइल, एक्स चेंज हो गया। तो जब एक्स चेंज हो गया तो सी पार्ट कैसे होगा? जरा देखो, सी पार्ट ये होगा, लेट एक्स बी द, क्या होगा? लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ माइल। प्राइस ऑफ माइल। प्राइस पर माइल, प्राइस प्राइस ऑफ माइल। पर माइल, 1 मील के पैसे, प्राइस पर माइल। जरा देखते रहो देखते रहो, ये बिल्कुल वही एबीसीडी पार्ट बन गया, प्राइस पर माइल। अच्छा, अब बनाना है रेवेन्यू। मालूम आपने क्या करना है? प्राइस। प्राइस। देखो, आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा? आप जब गाड़ियों को लीज करोगे, जितने मील लीज करोगे और जितने पैसों के हिसाब से लीज करोगे वो मिलेगा। तो अब ये कह रहा है कि आपने ब्रेक इवन तो निकालना ही निकालना है। इफ ए कार इज लीज फॉर 50,000 माइल्स, यानी 50,000 मील तो गाड़ी लीज होगी होगी। कुछ याद है? मुझे कहता है ऑडियंस तो इतनी आएगी आएगी मैच देखने के लिए।
तो 50,000 मील तो गाड़ी लीज करनी है और एक्स प्राइस के हिसाब से लीज करनी है, तो रेवेन्यू क्या होगा? भाई आपकी लीजिंग एजेंसी है ना, आपने 50,000 मील तो गाड़ी लीज की है और एक्स प्राइस के हिसाब से लीज की है, तो रेवेन्यू कितना मिलेगा तुम्हें? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा रेवेन्यू? ये हो जाएगा 50,000 एक्स। यस सर। और कॉस्ट तो पुराना फंक्शन है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो पुराना है 0.16x प्लस, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, 11,400 कॉस्ट हो गई। अब इससे निकाल लो प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। निकाल लोगे माइनस करके? तो जब प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, जब ये प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा तो इसमें क्या करोगे? अब बताओ क्या पूछ रहा है वो? पर मिल क्रैश पूछा है ना सर। ऊपर से मारूंगा लैपटॉप पे से। पढ़ो उसी पार्ट को दोबारा। What price per mile must be charged in order to achieve break even? यस सर, ब्रेक इवन पूछ। जब यहां तक P निकाल लोगे उसके बाद क्या करोगे फिर तुम? जीरो पुट करेंगे सर। P को 0 पुट करेंगे। सही है। इस इक्वेशन का नाम क्या दोगे तुम? 1 2 3 तो यहाँ पे नाम दे चुके हो तुम, तो इसको 4 का नाम दो। पुट P इज इक्वल टू 0 इन 4 और फिर x निकाल लो। क्या समझ रहे हो? लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से समझो क्वेश्चन को, समझो जरा। सही है। जी सर। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर ये आगे प्राइस पर मिल भी पूछ रहा है और ब्रेक इवन भी पूछ रहा है। अरे वो कह रहे हैं कि क्या प्राइस रखी जाए कि ब्रेक इवन अचीव हो जाए? क्या प्राइस रखी जाए कि ब्रेक इवन अचीव हो जाए? समझ रहे हो? जी सर। या ऐसे ही जी सर कर रहे हो? समझ में आ गया सर। पढ़ो डी पार्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट 0 ही होगा। तो ब्रेक इवन में तो प्रॉफिट 0 ही होता है ना अल्लाह के बंदे। जी जी सर। बस ये रेवेन्यू चेंज हो गया। अब पढ़ो डी पार्ट, और डी पार्ट पढ़ के बताओ मुझे पूरा जरा सही से। सर इसमें ब्रेक इवन की जगह प्रॉफिट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 5,000 का। पी 5,000 दिया हुआ है, एक्स मालूम करना है। तो मेरा सवाल ये है कि आप इस वाले पी को इस्तेमाल करेंगे 4 वाले को, या इस वाले पी को इस्तेमाल करेंगे 3 वाले को, जो पुराना आपने ए बी पार्ट से बनाया? किसको इस्तेमाल करेंगे आप? ये दूसरे वाले को सर, कैसे पता चला आपको कि दूसरे वाले को इस्तेमाल जो करना नया है? निकाला है। नए वाले का कैसे पता चला कि नए वाले से काम करना है? लेट एक किया हुआ सर, यहाँ दोनों में लेट प्राइस ऑफ माइल किया हुआ। शायद दो बातें देखो पहचानने की। व्हाट प्राइस पर माइल, यानी कि एक्स प्राइस पर माइल किस में है? इस वाले में है। उसमें तो नंबर ऑफ माइलेज है, नंबर ऑफ मील्स है, वो प्राइस तो नहीं हो सकता। एक बात तो ये कि प्राइस पर माइल इसके अंदर है, इस वाले के अंदर। एक बात। दूसरी बात ये कह रहा है इफ इट इज लीज फॉर द टोटल ऑफ 50,000, आपने जो फंक्शन बनाया 50,000 के हिसाब से वो यही वाला बनाया। दोनों बातें इसी को बता रही हैं। तो आप लिहाजा इस डी पार्ट में क्या करेंगे? इस डी पार्ट के अंदर आप पुट P इज इक्वल टू 5,000 पुट कर देंगे इन 4 के अंदर। हैव यू गॉट इट? यस सर। भाई समझ में आया या नहीं आया? जी सर, आ गया। यस सर भी थका थका सा निकल रहा है। सीआर साहब
सीआर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। सही है भाई, क्लियर है? जी सर। तो ये आप कैसे करोगे? तुम कॉपी कर लो या इसकी पिक्चर ले लो, कुछ कर लो जल्दी से, ताकि फिर, क्योंकि ये तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ले ये लिया तो सर। क्योंकि ये फिर ये तो मैंने वन नोट पे नहीं लिखा ना, तो ये तो रिमूव करना पड़ेगा मुझे। सीआर साहब कर दे रिमूव। रिमूव कर दें सर, तस्वीर शेयर कर दो। तस्वीरें शेयर ही करते रहना, बस पढ़ना है। आज पूरा दिन मैथ पढ़ी है सर। अच्छा माशाल्लाह। देखो बेटा, खुद से करोगे तो चीज आएगी समझ में। मैं करता रहूंगा तो मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, खुद से करोगे तो काम होगा, खुद से करोगे तो काम होगा। चलो आगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप? हाँ ये तो कर चुके हैं, है ना? जी सर। अब अगर ऐसे गौर करें, इस पेपर को देखें, सवाल नंबर 5 आता है आपको? अरे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आ गया, ये मैं हल करूंगा अभी। चलो अच्छा, क्वेश्चन 4 आता है आपको? यस सर। 5 अभी हो जाएगा, 4 आपको आता है, 3 ये तो वही ब्रेक इवन पॉइंट ही हो गया। अच्छा 1 ये भी आता है, 2 में ग्राफिकली ये भी आज कर ले तो सही है, ये पेपर सॉल्व हो रहे हैं हमारे पास। 2 भी अभी करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सीआर साहब ने पूछा था। सीआर साहब आर यू देयर? यस सर। तो ये क्वेश्चन 5 सीआर साहब ने पूछा था, ये मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ये इसको इसी पे सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आगे एक दफा फिर देख लेते हैं। तो चलो तो हो गया सर ये आपने सेंड किया था जो पीडीएफ कंपाउंड कंटिन्यूस वाली, वो हमने कॉपी की है सर, उसी को समझा दें। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है उसके अंदर? जी सर। अच्छा तो उसमें एमबीए का सवाल भी था और ये बीएस5 का भी। हाँ 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 होना चाहिए। तो कहाँ पर है वो सवाल? जनवरी 2017 का सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ? मैंने पीडीएफ में शेयर किया तुम लोगों से? यस सर। तो ये पीडीएफ में नहीं आ रहा, ये कहाँ पे किया मैंने शेयर तुम लोगों से? सर वो इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। अच्छा हाँ ये रहा, 2014 का पेपर है ना, क्वेश्चन 4। जी वो तो एमबीए वाला है। हाँ तो सवाल तो कोर्स तो वही था ना। जी सर। तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? अभी तो वही पुराना पेपर खुला हुआ है सर। अब नहीं हो रही है सर, अब हो रही है अब सर। हो रही। अच्छा अच्छा ये देखो, डेटा तो पिक करना आपको आता है ना? पी कितना, जी सर। आई कितना, एन कितना। सिंपल टेस्ट पूछ रहा है तो क्या फार्मूला है? आई इजिकल टू पिन। इन और सर। अमाउंट भी पूछ रहा है तो आई इजिकल टू पिन निकाला, अमाउंट निकाला, ये हो गया। फिर बी पार्ट में से पूछा कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, तो एनुअली हो तो फिर क्या आई और एन को चेंज करेंगे? जरा गौर से देख के बताओ। नहीं सर। नहीं तो करेंगे लिहाजा सर। नहीं करेंगे, और लिहाजा ये देखो हेडिंग बना के मैंने काम किया, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड अमाउंट एस मालूम करना है, पीछे डेटा सारा बनाया हुआ है, तो लिहाजा फार्मूले पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर कंपाउंडेड मंथली हो तो क्या फर्क पड़ेगा इस डेटा के अंदर, अगर कंपाउंडेड मंथली हो? सर आई और एन को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करोगे? सर आई को आई डिवाइड को कर देंगे डिवाइडेड सर, 12 कर देंगे और एन को और मल्टीप्लाई एन 12 को कर देंगे। मल्टीप्लाई 6। तो कंपाउंडेड मंथली में पी वैसी रहेगा, आई को 12 से डिवाइड कर दिया, पर मंथ हो गया,
n को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, और दोबारा वैसी फार्मूले पुट कर दिया और जवाब आपके पास आ गया। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली की बात करते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कंपाउंडेड की तरह है, लेकिन इसका फार्मूला चेंज है। इसका फार्मूला ये वाला है, इसका फार्मूला ये वाला है, ये है फार्मूला। एस तो वही कंपाउंड अमाउंट है, पुरानी बात है। पी फॉर प्रिंसिपल है, वही पुरानी बात है। आई फॉर इंटरेस्ट है, वही पुरानी बात है। बस ये टी एन की जगह पे हम टी को यूज कर रहे हैं, एन की जगह पे टी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम है, इस वजह से टी को यूज कर रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई बात? यस सर। जी सर। जो पिछले सारे कंपाउंडेड थे, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड बाई मंथली, वो सारे कंपाउंडेड का फार्मूला ये था, डिवाइड मल्टीप्लाई करना आता था। लेकिन कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फार्मूला ये है, उससे फर्क है, तब्दील है। सिर्फ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली तब्दील है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें हम एन को यूज करते थे नंबर ऑफ पीरियड के लिए, यहाँ पर टी को यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ पीरियड के लिए। और इसके फार्मूले में भी आ रहा है एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल की पावर आई टी। ये ई की पावर आई टी है, जो कि आप एल एन से ई निकालते थे, ये वही वाला ई है। दो बातें हो गई, इसमें एन की जगह पे टी आ रहा है और फार्मूला चेंज, दो बातें हो गई। तीसरी बात, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के लिए कभी भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा पर ईयर के अंदर रहेगा। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हमेशा पर ईयर के अंदर रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। 10% पर ईयर है तो वैसे ही रहेगा, और 6 ईयर है उसको एन के बजाय टी लिख दिया, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड को आप टी लिखेंगे इसमें, तो 6 ईयर है। इसमें चेंज नहीं करना, इसके फार्मूले में एन की जगह बजाय टी आ रहा है, यानी कि पीरियड के लिए हम टी ले रहे हैं, और इसका फार्मूला ये चेंज है। तो जब आपको पी पता है, और ये आपने कहां से निकाला है, ये पूरे ए पार्ट से निकाला है आपने, यानी कि पूरा ए पार्ट आपने उठा लिया। ये रहा 10% पर ईयर है, तो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली में ऐसी रहेगा, और एन की जगह पे टी आ जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसी 6 ईयर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? जी सर। तो बस ये फर्क था, आपने इसको चेंज भी नहीं करना। लिहाजा पी ये रहा, आई ये रहा, और सॉरी पी ये रहा, सॉरी पी आपका ये रहा, आई आपका ये रहा, और टी आपका ये रहा। आप फार्मूले पुट कर दीजिए, आपको एस निकालना। तो आपने एस निकाला, एस इज इक्वल टू पी, ये 2 लाख मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 0.10, आई कितना है 0.10, परसेंटेज से निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 6। जरा अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए। पहले आप करेंगे ये ई की पावर निकालेंगे। ई आप कैसे निकालेंगे? आप पहले शिफ्ट दबाएंगे, कुछ याद है या भूल गए हो सब कुछ? शिफ्ट के बाद एल का बटन दबाएंगे, याद है सर। शिफ्ट के बाद एल का बटन दबाओ। कैलकुलेटर भी मौजूद है या नहीं है हाथ में? है? यस सर, है सर। निकालो कैलकुलेटर, शिफ्ट एल दबाओ तो ई नजर आएगा। जी सर। आ गया ई? जब ई नजर आ गया, उसके बाद आप करेंगे ब्रैकेट जी ओपन। सर। ब्रैकेट ओपन करेंगे ई के ऊपर। क्यों? क्योंकि दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर सिर्फ 0.10 होता ना तो आप डायरेक्ट लिख देते, तो शिफ्ट एल के बाद जब ई आया है तो उसमें आप लिखेंगे ब्रैकेट ओपन 0.10 मल्टीप्लाई बाय 6 और ब्रैकेट क्लोज। तो इससे निकल जाएगी ये वाली वैल्यू। निकालो जरा इक्वल टू करके। जो जवाब आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से। सही आ गया सर। क्या आ गया? 36,000, ये 3,64,423। डिजिट वाइज बोलते हैं, जब फिगर बड़ा हो जाता है तो उसको डिजिट वाइज 3364423.76 इस तरह बोलते हैं। 364423.76। जी सर। हाँ, वरना तो उसको काउंट ही करते रहोगे, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख है कि 10 लाख है, करोड़ है, क्या है। तो डिजिट वाइज बोल देते हैं, जान छूट जाती है आसानी से। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग sir. का फार्मूला हमें आ गया, उसको सॉल्व करना आ गया। अब इसमें देखो वैरायटी क्या क्या हो सकती है, जो कि वैरायटी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में भी आ सकती है और दूसरी चीजों में भी आ सकती है। सही है? तो अब ये सवाल में, ये देखो सवाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं सवाल लिख के दिखा रहा हूँ। सवाल ये है, असल में 5वां पार्ट जो कि इसने सॉल्व किया हुआ है वो ये है। When the amount
becomes 3 times if compounded continuously. क्या सवाल है? When the amount becomes 3 times when the कह रहा है कि compound मेरे पैसे continues. कब, when the amount, when means कब, टाइम पूछ रहा है, मेरे पैसे कब 3 गुना हो जाएंगे अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली जमा कराऊं। आप जो पैसे जमा कराते हैं वो तो आप पी जमा कराते हैं, वो बढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं, वो एस हो जाते हैं बढ़ने के बाद। मैंने जमा कराए हैं पैसे पी, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पैसे कितने हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, यानी 3 गुना हो जाए। कितना टाइम गुजरे कि मेरे पैसे 3 गुना हो जाए, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए थे, मिसाल अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए थे तो कितना टाइम गुजरे कि मेरे पैसे 3 लाख हो जाए, यानी मेरे प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाए। आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। तो और कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली उसने इसलिए कहा है कि आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली वाला। अगर यही सवाल होता व्हेन द अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स बस, और आगे कुछ भी ना कहता, तो फिर आप फार्मूला कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का यूज नहीं करते, बल्कि आप फार्मूला ये वाला यूज करते, कंपाउंडेड वाला। बात समझ में आ रही है? जी सर। एक फार्मूला है कंपाउंडेड वाला, एक है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली वाला। तो अगर 3 टाइम्स कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में करना है तो आगे फिर वो बताएगा आपको कि इफ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, तो आपको चल जाएगा भाई मेरे पैसे 3 गुना कब हो जाए, अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में जमा कराएं। और अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का जिक्र ना करे और सिर्फ कह दे व्हेन द अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स, मेरे पैसे कब 3 गुना हो जाएंगे, तो फिर आप यूज करेंगे ये वाला। तो लिहाजा अब सवाल चूंकि कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ये देखें अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली कब होगा, पी तो आपका 2 लाख था, टाइम आपने मालूम करना है, आई आपका वैसे ही रहेगा, एस कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3p, यानी पी कुछ भी है वो 3 टाइम्स हो जाए, हम एस इक्वल टू 3p लिखते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। देखो अब हल कैसे करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू पी इंटू एक्सपोनेंशियल आई टी। एस किसके बराबर है, 3p के बराबर है, एस 3p के बराबर है, आपका डेटा फीड कर रही है, एस 3p के बराबर है, एस बराबर है 3p के, तो आपने एस की जगह पे 3p रख दिया, p एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, i एज इट इज, t एज इट इज, ये p यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्सपोनेंशियल आई टी, तो p से p कैंसिल हो गया, सेम थिंग है, यहाँ रह गया 3, और एक्सपोनेंशियल i कितना है, 0.10 है, वो आपने पुट कर दिया। आपका मकसद t को फाइंड करना है, और t फंसा हुआ है e के अंदर, तो आपको पता है कि e कैसे खत्म करते हैं, कुछ याद है? taking ln both sides. टेकिंग ln बोथ साइड, शाबाश। जब ln आपने दोनों तरफ ले लिया तो ln इसके साथ भी आ गया और ln इसके साथ भी आ गया। आपको पता है कि ln की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई पावर एक्सपोनेंट में आ रही हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पीछे आ जाएगी, शुरू में चली जाए। तो 0.10t पीछे आ गया, और ln e जो होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, तो ये रह गया 0.10t। आपने निकालनी है t की वैल्यू, तो लिहाजा 0.10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ln3 निकालने के बाद आप इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास t आ जाएगा, यानी कि 10.98 साल लगेंगे कि मेरे पैसे 3 गुना हो जाए। सर ये s इक्वल टू 3p कैसे हुआ सर? s इज इक्वल टू 3p ऐसे हुआ कि वो सवाल में आपसे कह रहा है कि व्हेन द अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स, कितना टाइम गुजरे कि मेरे पैसे 3 गुना हो जाए, अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स, 3 गुना पैसे हो जाए, तो आपके पैसे शुरू में p होते हैं लेकिन बढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं, s हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पैसे बढ़ने के बाद 3 टाइम्स हो जाए, यानी कि मेरा s 3p के बराबर हो जाए, तो कितना टाइम गुजरेगा कि मेरे पैसे 3 गुना हो जाए। अगर मैंने 1 लाख जमा कराए तो वो 3 लाख हो जाए। समझ में आ रही है बात आपके? जी सर। जी सर। अगर वो सवाल ये कहे व्हेन द अमाउंट बिकम्स डबल, तो s को क्या लेंगे, 2 लेंगे सर। क्या अबे 2p लेंगे भाई, 2 लेंगे, जी सर। 2p लेंगे, डबल हो जाए, p का डबल हो जाए, समझे? जी सर। अब जरा सवाल जी देखो, सर। सवाल देखो दोबारा जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है, नमाज के वक्त भी बहुत सर पे है बिल्कुल जी सर हो रही। जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 5 कौन है।
पी दिया बस सर 5 लाख रुपया। आई दिया हुआ 8% पर ईयर। एस मालूम करना है सर। एन दिया हुआ 8 साल। हाँ भाई बोलो, जल्दी बोलो, ये क्या दिया हुआ है? बोलो भाई। सर पी दिया हुआ है सर, पी। आई जो दिया हुआ है 8% पर ईयर दिया हुआ है, और ये आपको टी दिया या एन दिया हुआ है ऑन द बेसिस कंपाउंड कैलकुलेटेड 2 times in a year। सेमी एनुअली है सर, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। सेमी एनुअली, एक्सीलेंट। सेमी एनुअली तो कर लोगे ना, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सेमी एनुअली करके काम कर लेना। अच्छा, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली यानी कि S इज इक्वल टू P इनटू एक्सपोनेंशियल IT वाला फार्मूला यूज करना है, लेकिन I और जो कि आपका T बन जाएगा इसको डिवाइड नहीं करना, पर ईयर में रखना है कंपाउंडेड के लिए। बात समझ में आ गई? जी सर, जी सर। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, व्हेन द अमाउंट बिकम्स 4 times। व्हेन द अमाउंट मींस, अब ये इसने आगे नहीं लिखा हुआ कि इफ व्हेन द अमाउंट बिकम्स 4 times इफ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, या कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब इससे हम क्या जवाब लें कि ये कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली बात कर रहा है कि ये वैसी वाली बात कर रहा है? ऐसी बात कर रहा है सर। करिए सर। तो अगर ऐसी बात कर रहा है जो कि सीआर ने पहचान लिया है, मोमिन की फरासत से डरो, तो अगर सीआर ने पहचान लिया है तो हम सीआर की बात मान लेते हैं। वो कह रहा है व्हेन द अमाउंट बिकम्स 4 times यानी कि S इज इक्वल टू 4P। S तो इज इक्वल टू 4P हो गया। अच्छा, अगर S इज इक्वल टू 4P, यार ये मुझे लग रहा है कि वहां पे इसने सेमी एनुअली पूछा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली पूछा है। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता हमें कंटिन्यूसली के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली के अंदर पूछ रहा है, इसने आगे दिखाया नहीं है। बहरहाल अगर ये कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के लिए पूछ रहा है तो हम S की जगह पे 4P रख देंगे, और I हमारे पास वैसे ही रहेगा, और T N की जगह पे T हो जाएगा जो कि 80 हर्ट्ज होगा। और अब आप कर लेंगे 4P के साथ, जैसे आपने अभी 3P के साथ किया, 4P के साथ कर लेंगे। यस सर, ये कर लेंगे सर। अच्छा, ये अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली नहीं है तो फिर क्या होगा? S इज इक्वल टू 4P तो वैसे ही रहेगा। अब ये है कि यहाँ पर I हो जाएगा, सही है, और यहाँ पर N ही रहेगा। अगर मिसाल तौर पे हम एनुअली को मान लेते हैं, ऊपर तो सेमी एनुअली पूछा था, यहाँ पे अगर एनुअली मान लेते हैं तो ये आपका 80 हर्ट्ज हो जाएगा, और आपका ये 8% पर ईयर हो जाएगा, जिसको आप तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N। तो यहाँ पे भी S की जगह पे 4P रख देंगे। मैं बता रहा हूँ कि करेंगे कैसे अगर वो कंटिन्यूसली ना हो। ये P एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस I की पावर N भी ऐसी रहेगा। P मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, और ये 1 प्लस I की पावर N हो गया। तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4, और 1 प्लस I कितना है? ये I है 0.08 है, और इसकी पावर N है, और ln लेके अब आप सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना। कर लोगे इंशाल्लाह? यस सर। कर लेना, फिर मुझे बताना सर, कि हुआ कि नहीं हुआ। दोनों तरीकों से कर लेना, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली से भी कर लेना, उससे भी जब कर ये लेना। दिया हुआ ना हो तो फिर ये एनुअली से मुझे करेंगे, या जो दिया हुआ नहीं, सेमी एनुअली वगैरह उसे? मेरा ख्याल यही है कि ये कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली से करना है, इसने आगे बताना भूल गया है। बहरहाल ही कंपाउंडेड में, और पेपर में आपको दिखाऊंगा। अब नमाज में 2 मिनट रह गए, मैंने वजू भी करना है, संजा भी करना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सेमी एनुअली से नहीं कर सकते सर? यार यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा बाद में, सही है? कुछ कहना है मजीद? नहीं सर। चलें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।